देखिए, आपको जो कल मैंने बताया था कि आपका जो मेन रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी जो रेंज होती है ना, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आपको ये बस बढ़िया क्वेश्चन उसी के बारे में है। तो उन्होंने कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर गिवन, which pair of displacement vector cannot be added to give a resultant vector of magnitude 13। आपका आंसर 13 है और आपको अलग अलग नीचे चार पैर दी गई है। अब चार पैर में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पैर पॉसिबल नहीं होती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि इफ आई हैव वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी, then the resultant vector have a range of a minus b less than or equal to resultant vector less than or equal to a plus b। इनमें से कोई एक होगा, अगर इनमें से बाहर चला जाए तो मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो चलिए ये पहले पैर चेक कर लेते हैं, 4 and 16। ठीक है, तो देखो 16 माइनस 4 कितना हुआ, 12। तो 12 से लेकर 16 प्लस 4, मतलब उसकी जो रेंज है रिजल्टेंट वेक्टर वो 12 से लेकर 20 तक आना चाहिए। तो मतलब आपका आंसर क्या है, 13 सेंटीमीटर। यस, तो ये पैर जो है वो पॉसिबल होगी आपकी। फिर उसके बाद सेकंड चेक कीजिए, 20 एंड 7। तो 20 में से 7 गए, कितना बचा, 13। फिर रिजल्टेंट, फिर लेस देन और इक्वल टू 20 प्लस 7 27। चलो प्लस करने की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से वो समझ में आ गया। 13 भी हो सकता है और 13 से लेकर 27 तक, है ना, ये रेंज पॉसिबल है। तो मेरा आंसर कितना है, 13। तो ये मेरा आंसर सही है इसके लिए। थर्ड पैर देखिए आप, 15 माइनस 1, 14 लेस देन और इक्वल टू रिजल्टेंट लेस देन और इक्वल टू 15 और 1 16, तो 16। तो 14 से 16 के बीच में ही होगा, 14 भी। तो ये आंसर 13 है। तो ये जो पैर है तीसरी वाली, है ना, ये आपका आंसर है। मतलब ये पैर आपकी कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपकी मिनिमम वैल्यू है। माइनस बी के बारे में कहें तो ये मिनिमम है, और इसके लिए हम कहें तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं इतना ना। आज बढ़िया सा टॉपिक सीखना है हमें, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट उसके बारे में देखेंगे ना। तो आपको यूज उसकी जो एप्लीकेशन है वो आगे आएगी, लेकिन सीख लेंगे आज, अभी से बेसिक आइडिया देख लेंगे उसका। और ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये बार बार 12th साइंस तक आपके एंड तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, है ना। तो उस टाइम पर फिर क्या होगा कि आप जब भी पढ़ेंगे ना तो फिर डायरेक्ट ही बोलना है कि इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। फिर वहां पर आपको ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि हाँ ये इसके रिजोल्यूशन कंपोनेंट कैसे बन गए, है। तो देखते हैं, चलिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, है ना। इसने दी है तो मैं अलग से फिगर बनाता हूँ, तो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। यहाँ पर हम लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस कर लेना इसके ऊपर, तो 12 तक काम लगेगा। एक्स एंड वाई है, मैं कोई एक वेक्टर ले रहा हूं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी, चलो मान लो ए वेक्टर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये ए वेक्टर ले लिया। अब ये जो ए वेक्टर है वो उसके एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है थीटा। तो एक्स एक्सिस के साथ उसने बनाया हुआ एंगल थीटा। अब आप ध्यान से देखो, तो ये है ए वेक्टर, ये है थीटा। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया आपका ए, मतलब ए वेक्टर जो है वो तो हाइपोटेन्यूस है आपका, ये थीटा है। तो बताओ सामने वाली साइड कौन सी होगी। अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, आपको पता ही है। सो वी कैन राइट ऑपोजिट इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस है कि आपका ए है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए साइन थीटा। तो देखो सामने वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ए साइन थीटा, ये हो गया। फिर उसके बाद एडजेसेंट साइड के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, कॉस थीटा। सो वी कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड इज गिवन बाय हाइपोटेन्यूस है आपका ए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका ए कॉस थीटा। देखो अब ए साइन थीटा है, तो उसके पैरेलल में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो ये जो ए साइन थीटा है, तो उसके पैरेलल भी तो मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए साइन थीटा। देखो, है ना। तो यही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आपका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है ना उसको ब्रेक करना है। तो आपको कैसे याद रखना है कि थीटा वाला जो कंपोनेंट है, सुनना ध्यान से, थीटा वाला कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो हो जाएगा आपका साइन थीटा।
चलिए अब देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका, बढ़िया। अगेन आप फिर से याद कर लो। देखो अब तो ये मैंने प्रूफ कर लिया, लेकिन आपको सीधा याद कर लेना है कि थीटा वाला जो है वो आपका कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर अगर मान लो ये फोर्स वेक्टर दिया है आपको, और यहाँ पर उसने अल्फा एंगल लिया है, तो बताओ ये एडजेसेंट साइड को मैं क्या लिखूंगा, एफ कॉस अल्फा, और उसके परपेंडिकुलर ये हो गया तो उसको मैं क्या लिखूंगा, एफ साइन अल्फा, खत्म। है ना। तो पास वाली जो साइड है थीटा वाली, तो उसके लिए कॉस, और उसका परपेंडिकुलर जो है वो आपका साइन हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में आपको हाइपोटेन्यूज जो है आपका, है ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। ये आपको, है ना, बार बार कोई भी एंगल दिया जाएगा तो चलिए फॉर एग्जांपल, चलिए अब नंबर वैल्यू वाला कर लेते हैं एक, है ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे पास एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर मान लीजिए, और फोर्स की जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन, 10√2 न्यूटन मान लेता हूँ, चलो। ठीक है। ये जो फोर्स वेक्टर उसकी वैल्यू है 10√2 न्यूटन, और यहाँ पर जो एंगल है वो है आपका 45 डिग्री। बताइए ये वाली पास वाली साइड कौन सी लिखूं मैं, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बताओ। ए cos थीटा। फोर्स। यस, ए कॉस थीटा, मतलब एफ कॉस थीटा। यहाँ पर तो एफ की वैल्यू 10√2, और कॉस थीटा, थीटा भी आपको डेटा में गिवन है तो 45 लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गया आपका 10√2। ऐसे रिजोल्व किया जाता है, ये न्यूमेरिकल में ऐसे आएगा जैसे हमने क्या थियरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा। अब मैं आपको सीधा न्यूमेरिकल अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पर। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये होगा आपका 10। ठीक है ऐसे। चलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बता दीजिए जरा आप, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। 10√2 sin 45। 10 साइन 45, वेरी गुड। तो साइन 45 की वैल्यू भी जो है वो भी 1/√2 है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो इसका भी कंपोनेंट अपना 10 निकल गया, है ना। तो ऐसे बन जाएगा। तो आप मतलब कोई भी कंपोनेंट जो है वो निकाल सकते हैं ऐसे। वैसे ही जैसे पर देखा, वैसे ही 3 डायमेंशन में भी ये पॉसिबल होता है। देखिए ये ऐसे 3 डायमेंशन में भी होता है। अब 3 डायमेंशन में कैसे करना है उसको, तो आप 3 डायमेंशन में उसको सॉल्व कर लीजिए, रिजोल्व कर लीजिए। जो भी एंगल, वो उसके एंगल के साथ, मतलब ए वेक्टर जो है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने ए वेक्टर दिया है तो उसका रिजोल्यूशन कैसे लिया जाता है। अब इस फिगर में देखना 3 डायमेंशन में, ये है आपका ओरिजिन, और ओरिजिन से यहाँ से जो वेक्टर है आपका ए वेक्टर यहाँ पर है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 डायमेंशन में है, तो उसका जो एंगल बनेगा यहाँ पर जेड के साथ, वो यहाँ पर उसका कंपोनेंट बनेगा, देखिए। तो ये ए जेड बना, फिर ये ए एक्स बना, फिर ये ए वाई बना। तो अगर मान लो कि मुझे ए वेक्टर लिखना है तो वो 3 डायमेंशन में है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए एक्स, और उसके पीछे लिखूंगा आई कैप। एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था ना आपको, याद करो, एक्स वाई जेड के लिए हम लिखते थे। फिर बताओ ए वाई पीछे क्या लिखूं, याद हो तो, ये कौन सा जे वेक्टर कैप। है, जे कैप, वेरी गुड, यूनिट वेक्टर था, याद करो, आई जे के। फिर ए एक्स ए वाई जे, फिर आपके पीछे आ जाएगा ए जेड, जेड के पीछे क्या लिखना है, के के कैप। कैप। एक, है ना। तो देखो आई जे के से हमें पता चलेगा कि ये जो कंपोनेंट है वो आपका एक्स डायरेक्शन में है, फिर जे से पता चलेगा कि वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और के से हमें पता चलेगा कि वो जो है वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ऐसे पता चलता है उससे। तो ये क्लियर कर लेना इसको। चलिए, फाइंड द एंगल मेड बाय द आई प्लस जे वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आप इसको, क्या ये पहले तो वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं आप इसको अच्छे से। यस सर। हाँ तो निकालिए चलिए धीरे से। देखो मैं बता देता हूँ, ट्राई मत करो पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, तो फिर बाद में कर, पहली बार आप कर रहे हैं इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ना ये वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको आना चाहिए कि ये जो आई कैप है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है आपका। ठीक है। यहाँ पर देखिए चलो, तो ये आई कैप का मतलब क्या हुआ बताओ, एक्स डायरेक्शन में जाएगा उसका कंपोनेंट, तो ये रहा आपका, ये आई कैप है आपका।
और इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ax ऐसा मान लेता हूँ, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको ax मान लेता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब देखो यूनिट वेक्टर है ना, उसका देखो ये आप समझो ध्यान से, ये आई कैप है ना, उसके आगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड है वो 1 है ना। तो मैं यहाँ पर ax जो है, आप ax मतलब लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप जो प्रॉपर वे में जाना भी जरूरी नहीं है सर, तो मैं उसका यूनिट लिख देता हूँ 1। ये हो गया 1 आई कैप। इधर जाएंगे तो 1 जे कैप, वो तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात चली है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये है फॉर एग्जाम्पल आपका वेक्टर ए, ये है फॉर एग्जाम्पल आपका वेक्टर बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इन दोनों को जोड़ना है। अब जो जोड़ने के लिए आपको इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। तो अंडर रूट ऑफ, देखते जाना ध्यान से, ये क्या लिखूं, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब फिर से 1 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 1 इंटू 1, और कॉस कितना हो जाएगा आपका 90, और कॉस 90 जीरो मतलब पूरा तो गायब ही हो गया, तो बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ 2। तो वी कैन राइट रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मैंने जस्ट रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के दिया, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ, लेकिन मैंने यहाँ पर निकाल दिया, है ना। रिजल्टेंट निकालो वरना वरना ना निकालो तो भी चल जाता है, वो टेन अल्फा बीटा से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर रिजल्टेंट से भी निकाल देता हूँ। चलो, एक मेथड ये है, दूसरी वो टेन अल्फा और टेन बीटा वाली वैल्यू तो आपको बता ही थी फॉर्मूला, तो वहां से अगर आप पुट करेंगे है ना, तो भी आप वो फॉर आपका जो आंसर है वही आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका √2 आ चुका है, ठीक है। और आपको उसने पूछा है कि वेक्टर की जो एंगल है वो फाइंड करनी है किसके साथ से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो अगर मान लो एक्स एक्सिस के साथ उसने बनाया एंगल अल्फा, ठीक है, तो यहाँ से मैं अल्फा निकाल देता हूँ। चलो मेरे पास, क्या मैं यहाँ पर टेन अल्फा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? देखिए, यस सर। टेन अल्फा इज ऑपोजिट डायरेक्शन। बताओ ऑपोजिट कितनी हो जाएगी, अल्फा के सामने कौन है, 1, यहाँ पर से देखो 1 यूनिट है ना, और एडजेसेंट साइड में कौन है, 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 1। बताओ अल्फा की वैल्यू कौन से वैल्यू पर, टेन 45 डिग्री पर, 1045 की वैल्यू 1 होती है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ से सेम टू सेम बीटा भी क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, जितना अल्फा है उतना ही 45 बचेगा, तो 45 ना, टोटल तो 90 है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अगर देखें तो देखो एंगल कितना बना रहा है, 45 45 दोनों साइड से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपको यहाँ पर बताना था कि कितना एंगल निकालता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए अभी इसको देना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिया, क्या दिया है आपको, a force of 4 Newton is inclined at an angle 60 degree from the vertical, वर्टिकल के साथ 40 डिग्री बना रहा है। find its component along the horizontal and vertical direction। इसका मतलब समझना, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसकी अगर आपसे फिगर बन गई तो काम बन जाएगा, बाकी तो खत्म न्यूमेरिकली आपका, एक बार फिगर बन गई। अब देखो 4 न्यूटन का फोर्स है, इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री बना किसके साथ, वर्टिकल के साथ। यहाँ पर थोड़ा मार्क कर लेना, यहाँ पर पर्टिकुलर आपको वर्टिकल दिया गया है, तो ये हो गया आपका वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ ये जो 4 न्यूटन है वो बना रहा है आपका 60 डिग्री। तो बताओ नीचे से कितना बनाएगा, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब दोनों कंपोनेंट निकालने हैं। बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखूं मैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा इसका, दो कंपोनेंट निकाले थे ना अभी हमने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, cos थीटा और sin थीटा, वो वाले पूछ रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये है आपका 4 न्यूटन। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 4 cos 30, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल।
और ये हो जाएगा आपका 4 sin 30, ये हो गया आपका वर्टिकल। आंसर निकल के बताओ जरा क्या आता है। बहुत ही आसान है, जस्ट आपको वो जो क्वेश्चन दिया ना उसको फिगर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, बाकी कुछ नहीं था इसमें। सर सर वर्टिकल कंपोनेंट 2 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट 2 न्यूटन, ओके। द हॉरिजॉन्टल सर 2 मिनट सर। बस जस्ट वैल्यू रखनी है आपको, वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर वर्टिकल क्या है आपका? सर हॉरिजॉन्टल 2√3। 4 sin 30, मतलब 4 और sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 4 कैंसिल, तो ये 2 यूनिट आ जाएगा, है ना? और न्यूटन है तो पीछे यूनिट उसका न्यूटन रहेगा इसमें। उसके बाद हॉरिजॉन्टल के लिए 4 cos 30, तो 4 cos 30 की वैल्यू √3/2। √3/2, यस, √3/2, तो 2 से 4 कैंसिल, तो आंसर है आपका 2√3 न्यूटन। ये हो गया। तो ये जो है ना बेसिक पार्ट है, ये कोई मतलब न्यूमेरिकल नहीं है। ये जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे ना तो उसका ये बेस पार्ट है, तो ये आना चाहिए आपको। बस जस्ट उसका इंटरप्रिटेशन कैसे है क्वेश्चन का, इसलिए क्वेश्चन रखा गया है कि आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इसकी वजह से इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना? बस अब ध्यान रखना, दो चीजें सीखनी है आपको, स्केलर और वेक्टर, है ना? तो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको दूसरा नाम दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट। ये बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इतना, है ना? ये है आपका। अब इसकी एप्लीकेशन है ना वो बहुत सारे न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो तो दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होगी तो आंसर देगी, कोई नहीं तीसरी फिजिकल क्वांटिटी, है ना? ऐसी बात है। तो स्केलर प्रोडक्ट को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद आएगा क्रॉस, क्रॉस को कहा जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट, वो बाद में सीखेंगे। तो स्केलर का नाम है दूसरा डॉट प्रोडक्ट, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है देखना ध्यान से। अगर मान लो कि मैं ए वेक्टर यहाँ पर रखूंगा डॉट, ये हो गया बी वेक्टर, और इसको इज इक्वल टू, आंसर जो आएगा वो आएगा आपका सी। अब आप एक चीज यहाँ पर मार्क कीजिए कि मैंने सी के ऊपर यहाँ पर कोई वेक्टर की साइन नहीं की है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ना? इंटरप्रेट करो इसको, आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है आपके पास, लेकिन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का जब भी डॉट प्रोडक्ट करो तो आपका जो आंसर है वो स्केलर आंसर आता है। मतलब आपको जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर होगी, ये याद रखना है आपको। इसलिए उसका नाम भी क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, है ना? डॉट करना किसका है, मतलब प्रोडक्ट किसका करना है? वेक्टर का ही करना है, लेकिन आपका जो आंसर आएगा ना वो स्केलर आएगा। वैसे सेम उसमें जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस में जो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वेक्टर आंसर मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट करने का प्रिपरेशन है, वो उसका फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं पूरा, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और ये सब हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये पहले क्लियर कर लो यहाँ पर कि जब भी दो वेक्टर का डॉट किया जाता है तो आंसर जो मिलता है जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर है। फिर लास्ट में मैं आपको विथ एग्जांपल, है ना, फिजिकल क्वांटिटी का विथ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये नई फिजिकल क्वांटिटी आती है जो स्केलर है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा वहां से। अब बात आती है यहाँ पर डॉट करें कैसे। तो फॉर्मूला याद करना है आपको डॉट का, यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
ठीक है। अब इसमें ये जो वेक्टर है और यहाँ पर ए और बी जो है वो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ऊपर जो है वो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये कॉस थीटा है, उसमें जो थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। इतना इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आना चाहिए। अब वो जो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले उन सब के बारे में देखते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ए डॉट बी जब भी करना हो तो अगर आप फिर उसके बाद आपको कॉस थीटा निकालना है तो दोनों के बीच में आपको क्या कह देंगे कि दो वेक्टर दे देंगे और उसके बाद कहेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो वो एंगल निकाल देंगे। तो कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना दो। अब यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट भी कैसे करना है और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट दोनों आपको सीखना है। तो हम 3 डायरेक्शन के बारे में देखे थे, आप याद कर लो, एक्स वाई जेड, और उसको डिनोट कर रहे थे, किससे कर रहे थे, आई, फिर जे, फिर के कैप। आई के लिए हम लिखते थे एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो बस ये याद कर लो अभी से, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सभी का आंसर जो होता है ये डॉट होता है 1। आई डॉट जे, जे डॉट के, बाकी कोई भी कर लो आंसर 0 होता है ना। बाकी कोई भी आप कर सकते हो उसमें, जे डॉट के और कुछ भी मतलब, ठीक। तो सभी में जो आंसर है वो आपका 0 रह जाएगा। आपको तो याद क्या करना है कि आई के साथ अगर आई का डॉट हो तो वो 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। जे का जे के साथ 1, बाकी सब 0। के का के साथ 1, है ना। बाकी अलग अलग होंगे तो आंसर 0 होगा। इतना याद रखना है आपको, है ना। बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद, है ना, जब भी एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे ना तभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले हमने डॉट करना सीखा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1। उसके बाद अब बात आती है मैग्नीट्यूड सीखने के लिए आपको। तो अगर मेरे पास ऐसा वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर, मैं आपको ऐसा कहूं मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा है कोई वेक्टर। अब मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखना है, ए वेक्टर, उसके बाजू में मॉड्यूलस ड्रॉ करो, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। और उसके मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, स्क्वायर रूट में ले लो, उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करते जाओ। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करो प्लस इसका कर लो 3 का स्क्वायर, है ना। कोफिशिएंट का स्क्वायर करो और स्क्वायर रूट निकाल लो। चलो ये तो हो गया आसान खत्म। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, तो अंडर रूट 13, है ना। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब ये तो टू डायमेंशनल वेक्टर हो गया। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो कैसे करेंगे, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर भी बहुत आसान है ना। उसमें 3 बार करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं आपको ऐसा कहूँ कि कोई मेरे पास बी वेक्टर है, उसकी वैल्यू ऐसे है, मान लीजिए कि आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा है ना। तो ये फिर आप देखो यहाँ पर आई जे के, तो 3 डायमेंशन वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, चलिए तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ, देखो आई का कोफिशिएंट कोई नहीं तो 1 तो होगा ही, प्लस ये -2 का स्क्वायर करो के 2 का स्क्वायर करो, वो तो प्लस ही आएगा, है ना। इसलिए मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूँ। फिर प्लस के का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, बस ये खत्म। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो स्क्वायर रूट 14, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। चलिए अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, है ना। मैं आपको पहले डॉट करना सिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड करना तो सिखा दिया, दोनों की प्रैक्टिस करो। उसके बाद कॉस थीटा दोनों के बीच में कैसे निकाला जाता है ना, वो भी हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई वेक्टर ए है और उसका मुझे डॉट करना है सीधा। मैं लेता हूं कोई वेक्टर ए, आई कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर 2i कैप माइनस 1, फिर 2j कैप लिख लीजिए, कोई भी रैंडम ले लेते हैं 2j कैप, ठीक है। इसका डॉट करना है। चलिए डॉट कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखना ध्यान से, आई प्लस 3j कैप और उसका डॉट यहाँ पर
टू आई कैप माइनस टू जे कैप, अभी के अभी आ जाएगा, देखना ध्यान से। अब देखो एक ट्रिक मैं बता दूंगा, पहले तो एक आसान तरीका समझो, देखना ध्यान से। इसका पहले के साथ आपको तो पता ही है ना, ये जो मैथ्स में करते थे, फिर इसका इसके साथ, फिर अगेन इसका इसके साथ, और अगेन इसका इसके साथ, जो आप मैथ्स में करते थे वही तो करना है। अब देखना ध्यान से, फिर उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो 2 स्टेप आपके कम हो जाएंगे। चलो, आई का टू आई के साथ, तो ऐसा लिखूंगा टू आई कैप इंटू आई कैप, ऐसा हो जाएगा। फिर देखो आई का माइनस टू के साथ, तो माइनस तो टू आ जाएगा, माइनस टू आई डॉट जे यहाँ पर। फिर 3 का ये टू आई के साथ, तो प्लस 3 जे डॉट, यहाँ पर हो जाएगा 3 टू जा है ना, तो 3 टू जा 6 डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो है ना, तो ये पहले नंबर तो आगे लिख ही सकते हैं, तो 3 टू जा 6 जे डॉट, ये हो जाएगा आपका आई। फिर 3 और 2 यहाँ पर 3 टू जा 6, तो माइनस 6 जे डॉट जे, है ना। ऐसे देखो, पहले का दूसरे के साथ, पहले के साथ, ऐसे करके वो सीक्वेंस आप मैथ्स में करते हैं, वैसे ही करा है मैंने। अब एक चीज हमने डॉट्स के आगे तो सीख ली है ना, आई डॉट आई क्या होता है बताओ? 1 1, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लिखूंगा। ये क्या होगा? 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा? 0 ये क्या होगा? 1 ठीक है, तो ये हो जाएगा -6, तो आंसर आया आपका -4। खत्म। क्या ये क्लियर है इतना यहाँ पर? यस सर। अब देखो, एक आपका टाइम कहाँ बचेगा पता है? अगर मैं ये दोनों टर्म ना लिखता, सुनना ध्यान से, अगर मैंने ये दोनों टर्म नहीं लिखे होते, तो क्या कोई फर्क पड़ता आंसर में? मेरे नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, अब मैं सीधा करूंगा इसको, है ना। अब देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ रेंडमली। फॉर एग्जाम्पल मैं ए डॉट बी किसी और वेक्टर का कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, मैं कोई बड़ा वेक्टर लेता हूँ, डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसे रैंडमली, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पता है 3 आई का फिर जे के, ऐसे करके 3 बार करना पड़ेगा। अब बाकी सबका तो 0 आता है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मुझे काम क्या करना है, आई का आई के साथ ही करना है। देखो बाकी सब तो 0 हो जाएगा, तो बताओ 3 आई आई डॉट आई, तो 3 लिखूंगा। फिर बताओ जे का जे के साथ करूंगा सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो जे का जे -2 -2 खत्म। फिर के का के साथ बताओ कितना लिखूं? -4 -4, तो ये -6 हो गए, और 3, तो मतलब -3 आंसर आ जाएगा ये डॉट के। हो गया ना खत्म, देखो ऐसे, तो टाइम बच गया आपका ना, तो आपको मतलब ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना तो आ ही गया है ना। तो चलिए मैं एक बढ़िया क्वेश्चन करता हूँ, और उसमें आपको एंगल निकालना आएगा, है ना। तो एंगल निकालना भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो वो क्वेश्चन आता है आपका, जो एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए आपको कैसे करना है वो प्रोसीजर समझो अब ध्यान से। सर। हाँ बोलो। सर एक बार मैग्नीट्यूड वापस से सिखाना। हाँ मैग्नेट निकालना है, तो चलो वो अभी इसमें निकालेंगे ना, तो आ जाएगा साथ में, दोनों निकालना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई वेक्टर ले रहा हूँ ए, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फिर वेक्टर बी लेते हैं। वेक्टर बी के लिए लिखेंगे हम 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, कोई भी रैंडम ले लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में आपको एंगल निकालना है यहाँ पर। तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही, यही था, बताओ याद करो। ए डॉट बी, फॉर्मूला क्या था आपका? ए बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाऊं, तो कॉस थीटा इज नथिंग बट ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। बस ये सभी चीजें मुझे यहाँ रख देनी है और कॉस थीटा निकाल देना है। तो सबसे पहले तो मैं डॉट करूंगा, ये मैं अलग से कर लेता हूँ। बताओ ए डॉट बी मतलब आई प्लस जे माइनस के, उसके साथ डॉट में 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? एक एक करके बताओ। 2 + 3 यस, + 2 देखो पहला आई का आई के साथ मतलब 2 बचेगा, फिर जे का जे के साथ तो +3,
और फिर k का k के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +2 हो जाएगा ये। 3 और 2, ये 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो मतलब a डॉट b जो है वो आपका 7 मिल गया। ठीक है, तो ऊपर का काम तो हो गया यहाँ का। अब नीचे जो है वो a b सिर्फ लिखा हुआ वो मैग्नीट्यूड है, तो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a ऐसे लिखेंगे। उसके लिए आपको करना है अंडर रूट, कुछ नहीं करना है। आप देखो यहाँ पर i का कोफिशिएंट कौन है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर। फिर j का कोफिशिएंट कौन है, कुछ नहीं है, तो मैं लिखूंगा +1 का स्क्वायर। कोफिशिएंट के स्क्वायर करते जाओ और स्क्वायर रूट निकाल दो, सम कर लो। k का कोफिशिएंट कौन है, -1, तो मैं -1 का स्क्वायर लिखूं। यहाँ पर अगर गड़बड़ हो जाए कि -1 का स्क्वायर लिखना है, अगर 1 का स्क्वायर लिखो तो भी स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ आंसर कितना है इसका? 3। 3। अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट में आएगा ना, 1 1 1, तो स्क्वायर रूट में 3। चलिए वैसे मुझे बी का लिखवा दीजिए, चलिए मैग्नीट्यूड बताओ। आई कैप का कोफिशिएंट कौन है, 4। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना। यहाँ देखो मैं +2 का लिखता हूँ, -2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें +2 लिख देता हूँ। यहाँ पर ऐसे चलता है, -2 लिखना है तो -2 लिखिए। चलिए 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 +4, और वो सब किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो 9 और 4 13, 13 और 4 17, तो अंडर रूट ऑफ 17, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया ऊपर 7 और नीचे हो गया √17 इंटू √3, है ना। अब आपको cos थीटा निकालना है, तो कहाँ फंसेंगे आप, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो नीचे क्या मैं स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, 7 डिवाइड बाई, बताओ 17 3 क्या होता है, 51। तो √51 लिख सकता हूँ इसको। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई √51, है ना। तो ये cos थीटा मिल गया। आपको क्या निकालना था, थीटा, तो आपको करना कुछ नहीं है, थीटा को बनाओ सब्जेक्ट, तो ये जो cos है ना उस साइड चला जाएगा, तो उसके लिए लिखा जाएगा cos इनवर्स, और हो जाएगा ब्रैकेट में 7 √51, ये लिखने का तरीका है ना। अगर आपके पास अगर मान लो कि cos थीटा इज इक्वल टू, आपके पास अगर 1/2 आंसर आता, तो आप सीधा क्या बोल देते, 1/2 किसका, cos थीटा में कौन सी वैल्यू आती है 1/2 में, कौन से एंगल पर, बताओ। 60 डिग्री। 60 डिग्री पर, ठीक है, तो आप थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख देते हैं। लेकिन ये 7 डिवाइड बाई √51 किस में आता है, तो आपको पता नहीं है, तो आपको कुछ करना नहीं है, थीटा इज इक्वल टू सिर्फ कॉस को घुमा देना है, तो cos इनवर्स 7 डिवाइड बाई √51, ये आपके ऑप्शन में होगा, है ना। इसकी भी वैल्यू निकल सकती है एग्जैक्ट, अगर इसकी भी वैल्यू निकालना चाहो तो आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। कोसाइन टेबल जो आता है एक, जैसे लॉगरिथमिक टेबल आता है, कोसाइन साइन टेंजेंट टेबल, है ना, ये सब टेबल्स आते हैं। तो धीरे धीरे आप डिटेल में आगे देखेंगे, तो वो अभी चलाया नहीं है टेबल आपका, है ना, तो टेबल भी आप डिटेल में देखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे दिया जाता है ना। तो देखेंगे आप, फिजिक्स में शायद नहीं है, केमिस्ट्री में भी होगा, और जब आप प्रैक्टिकल बुक देखेंगे आपकी, है ना, तो उसके अंदर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपको उसका यूज आता है। ठीक है, चलिए।